तो अपना CSAT PRP शुरू करेंगे आज से। एंड तो थोड़ी सी बातें बता देता हूँ आपको। लेट मी डिस्कस अ बिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कोर्स है, आज 7th ऑफ अप्रैल है, टुडे 7th ऑफ अप्रैल, एंड वी विल ट्राई एंड फिनिश दिस कोर्स बाय 25th और 26th ऑफ अप्रैल। डेली क्लास रहेगी एट 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे रोज क्लास रहेगी। मंडे से संडे तक रोज क्लास रहेगी। 10 बजे मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम काफी पास आ चुका है और हमें काफी कुछ कवर करना है। सो डेली क्लास होगी 10 बजे फ्रॉम मंडे टू संडे। द कोर्स विल बी बाइलिंगुअल। It means we'll be covering the syllabus in English as well as Hindi. We'll cover it in both the languages. दोनों languages में cover करेंगे। We'll cover 3 pillars here. First of all, I'll start with logical reasoning. Then we'll come to quant. And then we'll come to English reading comprehension. इस ऑर्डर में हम आगे बढ़ने वाले हैं। We'll move ahead in this order. सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, फिर क्वांट और फिर इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन उठता है कि ये कोर्स किसके लिए है। सी, दिस इज अ रिवीजन प्रोग्राम एंड आई विल बी फास्ट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आई विल मूव फास्ट, क्योंकि प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम है एंड वी हैव टू कवर ऑल द चैप्टर्स विद इन 10 days, 10-11 odd days। तो यहां पे स्लो तो नहीं चल सकते, क्योंकि एग्जाम काफी पास है। आई विल बी फास्ट, और एकदम बेसिक से कोर्स नहीं है, क्योंकि रिवीजन प्रोग्राम का मतलब होता है दैट देयर इज अ हिडन असम्पशन दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इट वंस। सो इफ यू थिंक दैट दिस इज अ फाउंडेशन प्रोग्राम एंड वी विल बी स्लो and we will be covering everything from like what is number system, what are even numbers, what are odd numbers, no, that expectation is wrong. We cannot do that in 10 days, 11 days. This is a revision program with an assumption that you have already covered everything and we'll be just brushing up everything now. So if you have not covered anything before this, I am afraid you are at the wrong place, क्योंकि यहां पे तो मैं फास्ट ही चलूंगा। फाउंडेशन में मैं काफी स्लो चलता हूं, लेकिन यहां पे मैं काफी फास्ट चलूंगा, क्योंकि यहां पे मकसद है कि एक बारी शॉर्टकट्स, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपको उसके बाद बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑल्सो आई विल बी कवरिंग एट माई पेस। मैं थोड़ा फास्ट ही रहूंगा यहां पे। Right. Also, if we talk about the duration of the class, depending upon the topic, कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, खत्म हो गया, नया टॉपिक शुरू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मोस्ट प्रोबली द क्लास विल बी फ्रॉम 2 to 3 hours, 2 से 3 घंटे की रहेगी। कि कभी लग रहा है टॉपिक खत्म हो गया जल्दी एंड आज के लिए काफी हो गया, अभी और बर्डन आपके ऊपर नहीं डालना, तो थोड़ा जल्दी छोड़ दिया। अभी लग रहा है कि नहीं, आज ये वाला टॉपिक भी कवर करना है, हम कर सकते हैं, तो थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई। लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 10 बजे से लेके 12:30 से 1 के बीच में हमारी क्लास रहा करेगी। कई बार 12:15 छोड़ दिया, 12 बजे छोड़ दिया, कई बार 1 बजे, 1:15, प्लस माइनस 15, 20, 30 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक दैट वी आर कवरिंग। बट अदरवाइज 10 बजे तो क्लास रोज शार्प होगी होगी फ्रॉम मंडे टू संडे, क्योंकि अब हमारे पास संडे का ब्रेक लेने का समय नहीं है, वो समय जा चुका। राइट। बिल्कुल 9 AM पॉसिबल है। आज जो 10 बजे क्लास हो रही है, कल आप सुबह 9 बजे क्लास खोल के बैठ जाना, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास है। हो गई क्लास 9 बजे शुरू, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और बताइए। बिल्कुल बिल्कुल 9 बजे हो सकता है, 9 बजे बिल्कुल हो सकता है। ये क्लास आप कल सुबह 9 बजे खोल के बैठ जाना, रिकॉर्डिंग आपके पास मिल जाएगी। हो गया 9 बजे टाइम। और बताओ, PYQs थोड़े बहुत कवर करते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरा मेजर फोकस है यहाँ पे कि थोड़े से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएं, तो PYQs वगैरह तो मैं करवाते रहूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट।
कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इसके अलावा क्लास में हमें और क्या करना है, जो क्लास में क्वेश्चंस होंगे। देखिए अभी आपके पास समय काफी कम है, तो क्लास में जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं दे आर प्रीटी मच हैंड पिक्ड एंड आई हैव पिक्ड देम ऑन माय ओन so that they cover entire spectrum of topics and no topic is left untouched. मेरे हिसाब से माय ओपिनियन वुड बी कि अगर आपको इसके अलावा कुछ और करना है तो आप 1995 से PYQs कर सकते हो। वो भी खुद से करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी यूट्यूब पे देखा होगा, मैंने 12-12 घंटे के वीडियोस डाले हुए जहां पे एक एक PYQ सॉल्व है। तो अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो कि क्लास देखते रहो, इसके अलावा सिर्फ PYQs करो। और PYQs मैंने चैप्टर वाइज ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे 12-12 घंटे के वीडियोस में डाले हुए, तो उन्हें आप सॉल्व करते रहना। इनकेस आपको लग रहा है कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो मैंने तो वीडियो में सॉल्व करा हुआ ही है, तो आप वो सॉल्व कर लेना। उसके अलावा मेरे हिसाब से अब कुछ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग वी आर लेफ्ट विद लिमिटेड टाइम और आपको करंट अफेयर्स और GS भी रिवाइज करना है। सो टू मेंटेन बैलेंस अमंग्स ऑल द थिंग्स, CSAT मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप, मेरी जिम्मेदारी है CSAT की। एंड अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो आपकी 90% तैयारी लगभग हो गई, 10% देखिए प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, वो आप यूट्यूब वीडियो से कर लेना जो मैंने ऑलरेडी डाले हुए 12-12 घंटे के। वहां से आपका A to Z प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पे मैंने 1995 से लेकर 2024 तक टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले सिटिंग एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद सिटिंग एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। इस टॉपिक से यूजुअली 1 to 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। 2024 में कम क्वेश्चन थे, अदरवाइज यूजुअली 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से आते ही हैं। एक बारी डायरेक्शंस यहाँ पे सारी रिवाइज करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एंड देन विल मूव स्ट्रेट अवे टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। हमेशा याद रखना है दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सिटिंग एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट तो हमारी कुछ डायरेक्शंस होती हैं। ये हो गई हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई हमारी साउथ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। इस तरह से हमारी डायरेक्शंस हमारे को हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट में लेनी है। अनलेस एनीथिंग एल्स इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, जब तक कुछ और मेंशन ना हो आपको हमेशा इस टाइप से डायरेक्शंस जो है लेनी है। जस्ट अ मोमेंट, राइट, इस तरीके से हमारे को डायरेक्शन कंसीडर करनी है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ईस्ट होगा कौन सा वेस्ट होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर यहां पे नॉर्थ दिया हुआ है, यहां पे साउथ दिया हुआ है, तो जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे नॉर्थ से तो हमेशा सबसे पहले ईस्ट आएगा। इफ यू आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ तो सबसे पहले ईस्ट आएगा। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज चल के सबसे पहले जो डायरेक्शन आती है दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। फिर जब आप ईस्ट से क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हो तो साउथ आता है, साउथ से क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हो तो वेस्ट आता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दैट यू हैव टू मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ से ईस्ट आप जाओगे क्लॉकवाइज, ईस्ट से साउथ जाओगे क्लॉकवाइज, साउथ से वेस्ट जाओगे क्लॉकवाइज, वेस्ट से क्लॉकवाइज जाओगे तो नॉर्थ आ जाएगा। तो ऑलवेज मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि अगर आपको डायरेक्शन में कभी भी कंफ्यूजन होती है दैट वेदर इट इज ईस्ट और वेस्ट, तो हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज जब आप जाओगे तो आपको सबसे पहले ईस्ट दिखेगा। ऑल्सो सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। लेट अस से देयर आर 7 पीपल हु आर सिटिंग इन अ रो। 7 लोग हैं जो एक रो में बैठे हैं। देयर आर 7 पीपल हु आर सिटिंग इन अ रो। Let us say there are 7 people who are sitting in a row. If nothing is given in the question, by default we have to assume कि उनका फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये मैंने आपको फाउंडेशन में भी बताया था that by default if there are 7 people who are sitting in a row, by default you just have to consider that they are facing towards the north direction. अब अगर हम इनकी नंबरिंग करते हैं let us say, तो हमें पता है that B is first right of A. अगर A का फेस ऊपर की तरफ है तो ये A का राइट हो गया, ये A का लेफ्ट हो गया, A का राइट ये हो गया। तो A के फर्स्ट राइट में हमें दिख रहा है कि B बैठा है। B इज फर्स्ट राइट ऑफ A। लेट अस से अगर मैं E की बात करता हूं तो E कहां पे है? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। E इज फोर्थ राइट ऑफ A। तो हमेशा हमारे को एज्यूम करना है दैट इफ देयर आर 7 पीपल लेट अस से हु आर सिटिंग इन अ रो और हमारे को क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ कि उनका फेस किस तरफ होगा, तो ऑलवेज वी विल अज्यूम दैट उनका फेस ऊपर नॉर्थ की तरफ है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो यूज होता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू। लेट अस से अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू C, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू C, पोजीशन ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू C, यहां पे एक वर्ड आता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू, WRT, विद रिस्पेक्ट टू। यहां पे एक शॉर्टकट आपको फॉलो करना है दैट
whatever is written after WRT, whatever is written after with respect to, you will go to that position. It means that if C is written after with respect to, so first of all you will go to position C. Now you will try to find out where is G. मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लिखा होता है आप उस जगह पे जाके बैठ जाओगे. यहां पे दिया हुआ है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू सी. सी के कंपैरिजन में जी कहां पे बैठा है विद रिस्पेक्ट टू सी. तो सबसे पहले आप सी की पोजीशन पे जाके बैठ जाओगे. एक बार आप सी की पोजीशन पे जाके बैठ गए, नाउ यू विल फाइंड आउट कि जी कहां पे है. वी कैन सी दैट सी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. सी का जो फेस है वो ऊपर की तरफ है. सी का जो फेस है ऊपर की तरफ है. तो ये हो गया सी का राइट, ये हो गया सी का लेफ्ट. तो अब जी कहां पे है? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट. आंसर हो गया आपका फोर्थ राइट. दैट जी इज फोर्थ राइट ऑफ सी. करेक्ट. मेरे को बताएंगे जल्दी से व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एफ. पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एफ. ये रहा बी, ये रहा एफ. विद रिस्पेक्ट टू के बाद एफ आया हुआ है, विल गो टुवर्ड्स एफ. एफ का फेस ऊपर की तरफ है, एफ का फेस ऊपर की तरफ है. ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट. फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट. पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एफ इज फोर्थ लेफ्ट. Position of B with respect to F is fourth left. Solve this. A group of 7 people, they are sitting in a row, arranged in a row of 7 chairs, not necessarily in the same order, such that 2 adjacent chairs are facing opposite directions. देखिए क्वेश्चन का सिंपल मतलब ये है, क्वेश्चन का सिंपल मतलब ये है दैट एक रो है जिसमें 7 लोग बैठे हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 7 people are sitting. अब वो ये बोल रहा है कि जो भी 2 लोग साथ में बैठे हैं ना, उनका फेस अलग अलग डायरेक्शन में होगा. जो भी 2 लोग साथ में बैठे हैं, जो भी 2 लोग साथ में बैठे हैं, उनका फेस जो होगा अलग अलग डायरेक्शन में होगा. कि अगर एक का फेस ऊपर की तरफ है तो दूसरा का फेस नीचे की तरफ होगा. इफ वन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अनदर पर्सन विल फेस टुवर्ड्स द साउथ. इट मींस दैट द पीपल हैविंग एडजेसेंट सीट्स, दे विल फेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. They will not face in the same direction. It means that these two will not face in same direction. 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 These two different direction. These two different direction. मतलब कि जितने भी ये लोग हैं, all of them will face in different directions. ये दोनों अलग डायरेक्शन में, ये दोनों अलग डायरेक्शन में, अलग 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 अलग, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में फेस करेंगे. सबसे पहली कंडीशन क्वेश्चन की ये है, राइट. तो जब भी हम डायग्राम बनाएंगे हमें क्वेश्चन की ये वाली कंडीशन को ध्यान रखना है. नाउ let us take them one by one and solve it. Akshay sits in a chair whose direction is opposite to that of Imran. कोड नंबर 1 क्या हो गया कि अक्षय जो है दैट इज ऑपोजिट टू इमरान. मैंने शॉर्ट में लिख लिया, इसे कोडिंग कहते हैं. आप में से जो लोग मुझसे पहले पढ़े, मैं उन्हें पता है कि मैं कोडिंग से एक क्वेश्चन कराऊंगा. जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, फॉर देम आई एम टेलिंग कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया होता है उसको शॉर्ट में एक बार कोड्स बना के आप लिख लीजिए, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू पुट द पीपल इन द डायग्राम, राइट. तो अभी दिया हुआ है अक्षय जो है वो इमरान के ऑपोजिट है. अक्षय एंड इमरान आर ऑपोजिट टू ईच अदर. इट मींस दैट इफ अक्षय इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, इमरान विल फेस अपवर्ड्स. इफ अक्षय इज फेसिंग अपवर्ड्स, इमरान विल फेस डाउनवर्ड्स. ये हमें दिया हुआ है दैट अक्षय एंड इमरान आर फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर. कोड नंबर 1 इज डन. कोड नंबर 2, Salman, Shahrukh and Amir are not sitting. None of Salman, Shahrukh and Amir can sit adjacent to each other. Salman, Shahrukh और आमिर एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे. यानी कि सलमान, शाहरुख और आमिर ये एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे. They will not sit together with each other. ये एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे क्योंकि अभी अंबानी के घर फंक्शन नहीं है. रणबीर एंड शाहिद आर बेस्ट फ्रेंड्स, सो दे ऑलवेज सिट टुगेदर. रणबीर और शाहिद जो है एक साथ बैठेंगे. रीजन बीइंग कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सो दे विल फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. रणबीर जो है वो शाहिद के साथ बैठेगा. इसका मतलब है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे. कि अगर रणबीर का फेस ऊपर होगा तो शाहिद का नीचे, रणबीर का फेस नीचे होगा तो शाहिद का फेस ऊपर होगा. इट मींस दैट रणबीर और शाहिद साथ में बैठ रहे हैं, बट क्वेश्चन की कंडीशन है कि जो लोग भी साथ में बैठेंगे दे विल फेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो कोड नंबर 3 हमारा तैयार हो गया. कोड नंबर 4, इमरान हैज 4 पीपल सिटिंग टू हिज राइट. इमरान के राइट में 4 लोग बैठे हुए. इमरान के राइट में 1 2 3 4 पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ इमरान. कोड नंबर 4 हो गया. 5th, आमिर इज सिटिंग 2 पोजीशंस टू द राइट ऑफ रणबीर. रणबीर के सेकंड राइट में आमिर है. यहां तक क्लियर हुआ? अब हमें इन्हें बैठाना है. अब हमें इन्हें बैठाना है. हमें ये नहीं दिया हुआ
कि कौन ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, कौन नीचे की तरफ फेस कर रहा है, हमें नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है दैट दे आर फेसिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट रखना पड़ेगा, देयर हैज टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। हमें बोला गया दैट इमरान के राइट में 4 लोग हैं। लेट अस से दिस इज इमरान हाइपोथेटिकली, और इमरान का फेस ऊपर की तरफ है अगर, तो इमरान के राइट में 4 पीपल हो गए, कह सकते हैं। तो इमरान अगर ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, इमरान के राइट में 4 लोग हो गए, 1 2 3 4। अब वो कह रहा है अक्षय जो है वो इमरान के ऑपोजिट बैठा हुआ है, अक्षय सिटिंग ऑपोजिट इमरान। अब यहां पे केसेस बनेंगे, समझना मेरी बात, केसेस बनेंगे, मल्टीपल केसेस बनेंगे इधर। साउथ कर लो, क्वेश्चन सेम बनेगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो ईज के लिए ले लिया कि इमरान का फेस ऊपर की तरफ है, मैंने ईज के लिए ले लिया कि इमरान का फेस ऊपर की तरफ है, और यहां पे जो है राइट में 4 लोग हैं। मैंने ईज के लिए ले लिया कि इमरान के राइट में 4 लोग हैं, 1 2 3 4। नाउ हमें दिख रहा है कि इमरान और अक्षय जो है अपोजिट बैठे हुए एक दूसरे के, तो अक्षय कहां कहां आ सकता है, अक्षय कहां कहां आ सकता है, हमें वो देखना है। मल्टीपल केसेस बनाएंगे। हमें सबसे पहले अक्षय को बिठाना है। अक्षय का फेस अगर ऑपोजिट है तो कहां कहां हो सकता है अक्षय, अक्षय हो सकता है यहां पे, क्योंकि अगर साथ में बैठेगा तो ऑपोजिट साइड फेस होगा। अक्षय हो सकता है यहां पे, अक्षय हो सकता है यहां पे। 3 केसेस बनेंगे, इतना क्लियर हुआ कि इमरान के राइट में 4 लोग हैं, तीनों केसेस में दिख रहा है अक्षय ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ कि अक्षय और इमरान एक साथ बैठे हुए हैं, हो सकता है एक साथ बैठे हो सकता है अलग अलग बैठे हो, इसलिए मैंने यहां पे मल्टीपल केसेस ले लिए दैट अक्षय की 3 पॉसिबल पोजीशन है जहां पे उसका फेस जो है इमरान से ऑपोजिट हो सकता है। ये केसेस आपको एग्जाम में बनाने पड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं रणबीर और शाहिद एक साथ बैठेंगे, रणबीर एंड शाहिद आर बेस्ट फ्रेंड्स सो दे ऑलवेज सिट टुगेदर। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इमरान के राइट में 4 लोग होने चाहिए, तो मैंने एजम्पशन लिया कि इमरान का फेस ऊपर की तरफ है और उसके राइट में 4 लोग हैं, इस वजह से इमरान की पोजीशन यही रहेगी। अगर हम इमरान का फेस डाउनवर्ड लेते तो इमरान की ये वाली पोजीशन फिक्स होती है और उसके राइट में 4 लोग होते। क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ कि ऊपर की तरफ फेस लेना है नीचे की तरफ, तो हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे। ये एजम्पशंस आपको लेनी पड़ेंगी, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हमने नॉर्थ अज्यूम कर लिया बिकॉज इट्स इजियर फॉर अस। राइट नाउ नेक्स्ट केसेस कि रणबीर और शाहिद जो है वो साथ में बैठेंगे, दे ऑलवेज सिट टुगेदर। एक पॉसिबिलिटी है कि रणबीर यहां पे आ सकता है, अगर रणबीर यहां पे आता तो उसका फेस ऊपर की तरफ होगा, और एक पॉसिबिलिटी है कि शाहिद यहां पे आ सकता है, अगर शाहिद यहां पे आता तो उसका फेस नीचे की तरफ होगा। इसी का एक और केस पॉसिबल है जो मैं बनाऊंगा अब। ये मैक्स लेवल है, यूपीएससी इसके ऊपर कभी नहीं जाएगा, ये मैक्स लेवल है जो हम देख रहे हैं, दैट इज मैक्स लेवल। इसी का एक केस ये बनता है कि जब इमरान और अक्षय साथ में, हमें बिठाना है रणबीर और शाहिद को साथ में, तो या तो रणबीर इधर आएगा शाहिद इधर आएगा, या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि शाहिद इधर आ रहा है रणबीर इधर आ रहा है। यहां तक क्लियर हुआ। ऑल्सो रणबीर शाहिद सिटिंग टुगेदर, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि रणबीर यहां पे आ रहा है और शाहिद यहां पे आ रहा है। इसी में एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि रणबीर इधर आ सकता है शाहिद इधर आ सकता है। केसेस बनाने पड़ेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे, बिना केसेस के नहीं होगा।
जब भी सिटिंग अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में आप फंस जाओ, समझ लेना केसेस बनाने का टाइम आ गया। इसका सेकंड केस ये बन गया, रणबीर का फेस नीचे की तरफ, शाहिद का ऊपर की तरफ था। अब शाहिद का नीचे की तरफ और रणबीर का ऊपर की तरफ है। अब यहां पे एक और केस बनता है, यहीं पे एक और केस बनता है रणबीर और शाहिद का, कि एक बार ही रणबीर इधर आ गया, शाहिद इधर आ गया, रणबीर इधर आ गया, शाहिद इधर आ गया। एक पॉसिबिलिटी और बनती है, एंड दिस दैट इज दिस पॉसिबिलिटी, कि रणबीर यहां आ सकता है, शाहिद यहां आ सकता है, शाहिद यहां आ सकता है, रणबीर यहां आ सकता है। बोला केस भी बना लेते हैं। यस, एक केस ये बन सकता है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को स्किप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट कंटेन्स 4 पार्ट्स, तो आपके 10 नंबर इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इसमें सिंगल क्वेश्चन होता तो मैं कहता आप स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसको करने की। बट ऐसे एग्जाम में जहां पे 0.1 मार्क्स से आपका कट ऑफ छूट सकता है, हम नहीं चाहते कि वहां पे आपका कट ऑफ छूटे। इसमें 4 क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, दैट इज 4 इंटू 2.5, 10 मार्क्स। तो अगर टाइम लग भी रहा है तो लगा लो। 67 में से अगर आपके 10 मार्क्स यहीं से आ रहे हैं और दिख रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, केसेस बना के सॉल्व हो जाएगा, तो व्हाई नॉट। 4 क्वेश्चन कोई मामूली बात थोड़ी है बिना नेगेटिव मार्किंग के। यस, आप ये समझो कि ये आपको ये लग रहा है कि एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लेकिन इसके 4 पार्ट्स हैं, 10 नंबर भी तो मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग 10 मार्क्स फॉर दिस। अदरवाइज मैं आपको क्यों कराऊंगा ये, मैं तो सीधा कहूंगा स्किप करो, कोई यूज ही नहीं आपके लिए। बट 10 मार्क्स मिल रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट। रणबीर और शाहिद को यहां पे बिठा दिया, यहां पे बिठा दिया। अभी एक और कॉम्बिनेशन रहता है कि रणबीर और शाहिद को यहां पे भी बिठाया जा सकता है, कोने पे। इनको कोने पर भी बिठाया जा सकता है। यस, एक केस और बन गया। एक केस यहां पे और बनेगा, अगर हम इसकी बात करें कि रणबीर और शाहिद यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी हमारे फर्दर केसेस बनेंगे इस वाली सिचुएशन में। जब हम ये वाला केस लेते हैं कि रणबीर और शाहिद जो है या तो यहां पे भी आ सकते हैं या यहां पे भी आ सकते हैं, जब इमरान थर्ड प्लेस पे और अक्षय सिक्स्थ पे है। यस, यस, यहां पे हमारे सारे केसेस कंप्लीट होते हैं, रणबीर और शाहिद वाले। रणबीर और शाहिद वाले सारे केसेस पूरे होते हैं। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ कोड पे कि रणबीर के सेकंड राइट पे आमिर होना चाहिए, रणबीर के सेकंड राइट पे आमिर होना चाहिए, रणबीर के सेकंड राइट पे आमिर होगा। जहां जहां पे नहीं बैठ सकता वो केस एलिमिनेट करते चलेंगे। अब आप देखो कितना तेजी से क्वेश्चन होगा। रणबीर के सेकंड राइट पे आमिर होना चाहिए, रणबीर ये रहा ऊपर की तरफ फेस है, सेकंड राइट पे इमरान है, ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, रब कर रहा हूं। अच्छा, रब नहीं करता, क्रॉस लगा देता हूं जिससे बाद में रेफर कर सके। रणबीर के सेकंड राइट में आमिर होगा, रणबीर का फेस नीचे की तरफ है, ये इसका राइट हो गया, यहां पे नहीं आ सकता आमिर क्योंकि अक्षय बैठा है। इसके केसेस हमने आगे बनाए हुए। रणबीर के सेकंड राइट में आमिर होगा, रणबीर का फेस नीचे की तरफ है, ये रणबीर का राइट हो गया, यहां पे आमिर आ ही नहीं सकता। रणबीर के सेकंड राइट में आमिर होगा, रणबीर का फेस ऊपर की तरफ है, आमिर यहां पे आ ही नहीं सकता। रणबीर का फेस इधर की तरफ है, ये हो गया राइट, यहां पे आमिर के लिए जगह ही नहीं है। रणबीर का फेस नीचे की तरफ है, यहां पे आमिर आ सकता है सेकंड राइट में, तो ये आमिर के लिए एक जगह बन गई। रणबीर का फेस ऊपर की तरफ है, सेकंड राइट में आमिर आ सकता है, यहां पे आमिर आ सकता है। तो आप देखिए कि हमारे 2 केसेस अभी तक बने और बाकी सारे केसेस हमारे रिजेक्ट होते आए हैं। रणबीर के सेकंड राइट में आमिर को बिठाना, रणबीर ऊपर की तरफ फेस है, सेकंड राइट ये आमिर यहां पे आ सकता है।
रणबीर के सेकंड राइट में आमिर बैठेगा, रणबीर का फेस नीचे की तरफ है, आमिर यहां पे आ सकता है। रणबीर का फेस नीचे की तरफ है, यहां पे सेकंड राइट में आमिर आएगा, यहां पे आमिर आ सकता है। ये हमारे केसेस बन गए जहां पे हमने एलिमिनेट कर दिया कि रणबीर के सेकंड राइट में आमिर होगा। अब हमारी लास्ट कंडीशन बनती है कि सलमान, शाहरुख और आमिर जो है वो साथ में नहीं होने चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ कि आप देखिए हमने कितने सारे केसेस जो एलिमिनेट कर दिए। यस, ठीक है। अब सलमान, शाहरुख और आमिर साथ में नहीं हो सकते। सलमान, शाहरुख और आमिर, ये वाला केस रिजेक्टेड है, ये रिजेक्टेड है, इसके केसेस आगे बना रखे हैं, ये रिजेक्टेड है। अच्छा, एक ये वाला केस भी रह गया हमारा। वेट, रणबीर के सेकंड राइट में आमिर आना चाहिए, रणबीर के सेकंड राइट में आमिर आना चाहिए, ये रहा। ठीक है। अब सलमान, शाहरुख और आमिर साथ में नहीं होने चाहिए। देखिए यहां पे सारे केसेस रिजेक्टेड हैं, इस वाले के केसेस आगे बना रखे हैं मैंने। अब हमारे को क्या इंश्योर करना है कि सलमान, शाहरुख और आमिर साथ में नहीं होने चाहिए। हमारे पास आमिर बैठ चुका है, सिर्फ बचा क्या, सलमान और शाहरुख। या तो सलमान यहां आएगा या सलमान यहां आएगा, या तो शाहरुख यहां आएगा या शाहरुख यहां आएगा। लेकिन आप देखिए आमिर यहां पे बैठा हुआ है, तो आमिर के साथ शाहरुख, सलमान में से कोई एक पक्का इधर आएगा, इसलिए ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। यहां पे देखिए सलमान और शाहरुख बचे, या तो यहां पे सलमान आएगा या यहां पे शाहरुख आएगा। क्वेश्चन की कंडीशन वायलेट हो गई कि आमिर के साथ सलमान, शाहरुख नहीं आ सकता। अब आप देखिए यहां पे दो प्लेसेस खाली हैं, या तो यहां पे सलमान आएगा या शाहरुख आएगा, या फिर यहां पे सलमान आएगा और शाहरुख आएगा। ये वाला केस भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि सलमान और शाहरुख साथ में नहीं आ सकते। बचा क्या हमारे पास, ये यहां पे दो पोजीशन खाली हैं, एक ये और एक ये। मतलब कि यहां पे मेरे को केसेस बनाने पड़ेंगे कि अगर सलमान यहां पे आ गया तो शाहरुख यहां पे आएगा और कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। सलमान, शाहरुख और आमिर अलग अलग हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहां पे ये भी बनती है कि यहां पे सलमान आ जाए, यहां पे शाहरुख, तो इसका एक केस मेरे को बनाना पड़ेगा। आई हैव टू मेक वन केस फॉर दिस। इसका एक केस मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। इससे ऊपर यूपीएससी कभी नहीं जाएगा। और आपको पीआरपी में क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि एक ही अकेला क्वेश्चन आपने कर लिया, आपके सिटिंग अरेंजमेंट के 90% क्वेश्चन जो है सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंटेंशनली मैंने स्लाइड में डाला था कि आपकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी हो जाए कि आप कैसे भी क्वेश्चन से घबराए ना। मेरा मेजर पर्पस यही है कि आपको घबराना नहीं है। देखिए दूसरा ये बन गया, ये वाले केस में यहां पे या तो शाहरुख आएगा या यहां पे सलमान आएगा, या तो यहां पे सलमान आएगा यहां पे शाहरुख आएगा, आमिर बीच में है। तो ये वाला केस भी बन सकता है कि यहां पे शाहरुख आ गया, यहां पे सलमान आ गया। इसका एक और केस बनेगा कि यहां पे शाहरुख आ रहा है, यहां पे सलमान आ रहा है, मेरे को वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाला केस अब रिजेक्ट होगा क्योंकि यहां पे आमिर के साइड में या तो शाहरुख आएगा या सलमान आएगा, और वो साथ में नहीं आने चाहिए। तो ये वाला केस आपका रिजेक्ट होगा। तो ये हमारे जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल केसेस थे वो यहां पे बन गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर ऑक्यूपाई एडजेसेंट चेयर्स, इनमें से कौन साथ में नहीं बैठा। अब आप देखिए, अब यहां पे टेक्निक समझेंगे कि मेरे को आपको एक और टेक्निक बतानी है, ध्यान से सीखेंगे। साइलेंस प्लीज। जब भी सिटिंग अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे हमारे को मल्टीपल केसेस बनाने होते हैं, जब भी कोई ऐसा केस आता है जहां पे हमें मल्टीपल केसेस बनाने होते हैं, उधर हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो उसने क्वेश्चन पूछा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर ऑक्यूपाई एडजेसेंट केसेस चेयर्स, आपको क्या करना है, वट एवर केसेस दैट यू हैव मेड, ऑल द केसेस दैट यू हैव मेड, जितने भी केसेस आपने बनाए हैं, जो भी केसेस आपने बनाए हैं, यहां पे आपने जितने भी केसेस बनाए हैं उन सब में आंसर को क्रॉस चेक करना है, आंसर को क्रॉस वेरीफाई करना है, और उसके बाद यहां पे आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। मतलब कि यहां पे जो आप आंसर सिलेक्ट करोगे वो सिर्फ वन केस, सिंगल केस के बेसिस पे नहीं करोगे। यू विल नॉट सिलेक्ट द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल केस, रादर यू विल सिलेक्ट द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द केसेस। मतलब कि आप ऐसे ऑप्शन को यहां पे चूज करने वाले हो जो कि सारे केसेस में ट्रू होगा। बात समझ आ रही है, हाँ या ना, बताएंगे मेरे को फटाफट से। कि यहां पे आपको जो आंसर चेक करना है वो सारे केसेस में चेक करना है, उसके बाद यू हैव टू टिक। ये बहुत मेजर टेक्निक है जो एस्पिरेंट स्किप कर देता है। एस्पिरेंट कहता है एक केस में आंसर सही है तो सभी में सही होगा, दैट इज रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन उठाना है और सारे केसेस में टेस्ट करना है कि कौन से केस में ऑप्शन जो है सही आ रहा है।
आंसर शुड सैटिस्फाई ऑल द कंडीशंस, ऑल द केसेस, ऑल द डायग्राम्स. जितने भी डायग्राम्स बना रहे हो, जितने भी केसेस बना रहे हो, सबको सेटिस्फाई करना है आंसर ने, तभी वो आंसर माना जाएगा. जो भी सही केसेस हैं, ओनली करेक्ट केसेस, नॉट रिजेक्टेड केसेस. जो केसेस रिजेक्ट हो गए उनमें आंसर चेक नहीं करना. ठीक है, फटाफट से देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर ऑक्यूपाई एडजेसेंट चेयर्स? कौन साथ में कभी नहीं बैठेगा? अक्षय एंड इमरान. हमें दिख रहा है यहां पे रिजेक्टेड केस नहीं, और यहां पे अक्षय और इमरान साथ में बैठे हुए हैं. अक्षय एंड इमरान आर सिटिंग टुगेदर हियर, तो ए कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि वो पूछ रहा है हु कैन नेवर सिट टुगेदर. रणबीर एंड सलमान, रणबीर एंड सलमान कहीं पे दिख रहे हैं हमें? रणबीर और सलमान साथ में, सलमान अक्षय, सलमान रणबीर. ये देखिए इसी केस में हमें दिख रहा है कि रणबीर और सलमान साथ में बैठे हुए हैं. इट मींस बी विल नॉट बी द आंसर. आमिर एंड इमरान, आमिर एंड इमरान, ये देखिए यहीं पे दिख रहा है आमिर और इमरान साथ में बैठे हुए हैं. आंसर हो गया ऑप्शन सी, शाहरुख एंड शाहिद विल नेवर सिट टुगेदर. ये रहा शाहरुख, शाहिद नहीं है. ये रहा शाहरुख, शाहिद नहीं है. ये रहा शाहरुख, 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 यहां पे शाहरुख आएगा. ये रहा शाहरुख है, यहां पे शायद नहीं है. ये रहा शाहरुख, यहां पे शायद नहीं है. सो ये तो रिजेक्टेड केसेस हो गए, ये भी रिजेक्टेड केसेस हो गए. तो जितने भी केसेस हमने एक्सेप्ट करे हैं, वहां पे कहीं पे भी शाहरुख के साथ शायद नहीं बैठा. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आपको सारे केसेस चेक करने होंगे. यू विल हैव टू चेक ऑल द केसेस. राइट. इफ रणबीर इज 3 places टू द राइट ऑफ इमरान, देन हु इज 2 places टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय? अब इस क्वेश्चन का मतलब पता है क्या हुआ? द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज that go in that case, look out for that case where Ranbir is 3 places to the right of Imran. Look out for that case, go for that case where Ranbir is 3 places to the right of Imran. इमरान के थर्ड राइट में रणबीर है. इमरान के थर्ड राइट में रणबीर है, हमें ऐसा केस निकालना है. वो ये बोल रहा है. इमरान के थर्ड राइट में रणबीर है, हमें वो वाला केस देखना है. ये रहा इमरान, इमरान का राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ये वाला केस देखना है. इमरान का थर्ड राइट, व सेकंड थर्ड, यहां पे शायद है, ये वाला केस नहीं देखना. इमरान के थर्ड राइट में मुझे रणबीर चाहिए, थर्ड टू द राइट ऑफ इमरान. इमरान के थर्ड राइट में मुझे रणबीर चाहिए. इमरान ऊपर की तरफ है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, नहीं. इमरान का फेस ऊपर की तरफ है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ये वाला केस देखना है. एक ये वाला केस देखना है और एक ये वाला केस देखना है. दीज टू केसेस आई हैव टू चेक. ये वाले दोनों केसेस के बेसिस पे मेरे को आंसर देना है, क्योंकि कंडीशन क्या है? रणबीर जो है इमरान के थर्ड राइट में होना चाहिए. रणबीर जो है इमरान के थर्ड राइट में होना चाहिए. रणबीर जो है इमरान के थर्ड राइट में होना चाहिए. इस बेसिस पे हमें आंसर करना है. राइट. देन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अक्षय? अक्षय के सेकंड लेफ्ट में कौन है? कह रहे हैं इन दोनों केसेस में बताओ अक्षय के सेकंड लेफ्ट में कौन है. इन दोनों केसेस में अक्षय के सेकंड लेफ्ट में कौन है? ये रहा अक्षय, ये है राइट, ये रहा लेफ्ट. अक्षय के सेकंड लेफ्ट में यहां पे आमिर है. यहां पे अक्षय के, इमरान अक्षय, सेकंड लेफ्ट में आमिर है. दोनों में आमिर आ रहा है. यहां पे भी आमिर आ रहा है, यहां पे भी आमिर आ रहा है. आंसर हो गया आमिर, कि अक्षय के सेकंड लेफ्ट में आमिर है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों में ही आमिर आ रहा है. इफ अक्षय इज 3 places टू द लेफ्ट ऑफ शाहिद, आप देख रहे हो, वैसे तो मैं इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के और क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन अगर मैं ना भी कराऊं, अब मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट यहां से जबरदस्त हो चुका है. कि आपको इतने कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में करवा दिए, इतने कॉन्सेप्ट, मल्टीपल केसेस, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, कौन सा केस नहीं लेना, कब लेना है, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट थे, थ्रू वन सिंगल क्वेश्चन आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. If Akshay is 3 places to the left of Shahid, then who can occupy the corner position? Akshay is 3 places to the left of Shahid. यानी कि जो हमारे एक्सेप्टेड केसेस हैं, जो भी हमारे एक्सेप्टेड केसेस हैं, उन एक्सेप्टेड केसेस में अब हमें सिर्फ ये केस लेना है जहां पे अक्षय इज 3 places to the left of Shahid. अक्षय इज 3 places to the left of Shahid. अक्षय इज 3 places to the left of Shahid. एक्सेप्टेड केसेस देखने हैं.
ये रहा एक्सेप्टेड केसेस, शाहिद ये रहा नीचे की तरफ, ये राइट है लेफ्ट है, ये वाला नहीं लेना। ये रहा शाहिद फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस ये वाला केस लेना है। अक्षय थर्ड लेफ्ट ऑफ शाहिद, ये लेना है। शाहिद इमरान ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, शाहिद यहां पे आ रहा है, ये वाला केस नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे अक्षय का फेस, शाहिद का फेस नीचे की तरफ है, ये राइट हो गया। हमें देखना है कि अक्षय थर्ड लेफ्ट ऑफ शाहिद, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, ये वाला लेना है। ये वाला केस शाहिद अक्षय इमरान ऊपर शाहिद ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला केस लेना है। दोबारा से हमें ये दोनों केसेस लेने हैं जहां पे अक्षय जो है शाहिद के थर्ड लेफ्ट में आ रहा है, जहां पे अक्षय जो है शाहिद के थर्ड लेफ्ट में आ रहा है, हमें दोबारा से यही दोनों केसेस लेने हैं। अगेन वी हैव टू कंसिडर बोथ दीज केसेस, जहां पे अक्षय जो है शाहिद के थर्ड लेफ्ट में आ रहा है, अक्षय जो है शाहिद के थर्ड लेफ्ट में आ रहा है, देन हु विल ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजीशन। कह रहा है अक्षय अगर थर्ड लेफ्ट है शाहिद के तो कॉर्नर पे कौन बैठेगा। ये वाले दोनों केसेस लेने हैं कि अगर अक्षय शाहिद के थर्ड लेफ्ट में तो कॉर्नर पे कौन है, सलमान और शाहरुख। अक्षय अगर शाहिद के थर्ड लेफ्ट में तो कॉर्नर पे कौन है, सलमान और शाहरुख। तो आंसर हो गया कि कॉर्नर पे कौन बैठेगा, सलमान और शाहरुख। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हुज पोजीशन इज ऑलवेज फिक्स्ड, किसकी पोजीशन यहां पे फिक्स्ड है। हमने अभी अभी देखा कि हमने जितने भी लोग हैं उनकी पोजीशन यहां पे हमने चेंज करी, उनकी पोजीशन हमने चेंज करी। कह रहा है किसकी पोजीशन जो है हमेशा फिक्स्ड है, हुज पोजीशन इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब आप देखिए यहां पे किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है, हमने इमरान को फिक्स कर दिया अपनी मर्जी से, लेकिन अगर आप देखो तो इमरान की पोजीशन भी चेंज हो रही है। कैसे, कभी इमरान हो रहा था रणबीर का फर्स्ट राइट, कभी हो रहा था अक्षय का फर्स्ट राइट, कभी हो रहा था रणबीर का फर्स्ट लेफ्ट, कभी हो रहा था शाहिद का सेकंड राइट, कभी हो रहा था आमिर का सेकंड राइट, आमिर का सेकंड लेफ्ट, शाहरुख का फर्स्ट राइट, शाहरुख का सेकंड लेफ्ट। इमरान की पोजीशन भी यहां पे चेंज हो रही है, वो तो हमने उसे डायग्राम में फिक्स कर दिया अपने कन्वीनियंस के लिए, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखो तो इमरान की पोजीशन भी तो चेंज हो रही है कि किसी केस में वो शाहिद का फर्स्ट राइट है, किसी केस में वो रणबीर का फर्स्ट लेफ्ट है, किसी केस में वो सलमान का सेकंड राइट है, किसी केस में आमिर का सेकंड लेफ्ट है। तो ऐसे इमरान की भी जो पोजीशन है वो नॉन स्टॉप चेंज हो रही है। डायग्राम में हमें फिक्स दिख रही है, रीजन बीइंग कि हमने डायग्राम में उसे ईज करने के लिए फिक्स कर दिया, बट अदरवाइज अगर आप सारे केसेस देखोगे तो इमरान की पोजीशन लगातार यहां पे चेंज हो रही है, पोजीशन ऑफ इमरान इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो आंसर होगा कि किसकी पोजीशन यहां पे फिक्स्ड है, किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है, क्योंकि केसेस के अकॉर्डिंग सब लोग यहां पे हिल रहे हैं। थर्ड पोजीशन हमारे लिए है, शाहिद के लिए, सलमान के लिए, आमिर के लिए बार बार इमरान की पोजीशन चेंज हो रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पीपल विल सिट टू द राइट ऑफ इमरान, बिल्कुल, लेकिन फिर हमने अजम्पशन लिया हुआ है कि इमरान का फेस नॉर्थ में है, अगर इमरान का फेस साउथ में कर देंगे तो दोबारा से इतने केसेस बनाने पड़ेंगे, हो गई इमरान की पोजीशन चेंज। हमने जो आंसर निकाला है वो ऐसे निकाला है कि इमरान का फेस नॉर्थ की तरफ है। अभी क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ कि इमरान का फेस नॉर्थ की तरफ है, वो तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अज्यूम करा है। अगर हम इमरान को साउथ की तरफ फेस करके बिठा दें तो आपको दोबारा से इतने केसेस बनाने पड़ेंगे, टेकिंग इमरान फेसिंग साउथवर्ड। हो गई इमरान की पोजीशन चेंज। समझ आया क्वेश्चन में, मजा आया कि नहीं। एक क्वेश्चन ये कम से कम अगर आप एग्जाम से पहले 2 बार कर लोगे, मैं लिख के देने को तैयार हूं, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम देगा ही नहीं एग्जाम में, इससे ऊपर यूपीएससी कभी नहीं जा सकता ना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। Sampada Apartments is a housing society formed by a group of professors of university. It has 6 flats, 2 rows, north and south, which are allotted. कोडिंग करना बहुत जरूरी है, कोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू कोडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टू डू कोडिंग। 6 प्रोफेसरों ने मिलता है, अब हम यहां पे कोडिंग कर लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। लेट अस सी। प्रोफेसर कुरैशी गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, प्रोफेसर कुरैशी को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट मिलता है। सिंपल सी लैंग्वेज लिखी, कुरैशी ऊपर की तरफ फेस यानी कि नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, खत्म बात। सर कुरैशी गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इट इज नॉट नेक्स्ट टू सावंत फ्लैट। सेकंड कोड, कुरैशी इज नॉट सिटिंग विद सावंत, सावंत के साइड में नहीं है, ठीक है। प्रोफेसर सावंत एंड उस्मान गेट देयर फ्लैट विच आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। देखिए
डायगनली ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? एंड टू एंड। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। डायगनली ऑपोजिट का मतलब होता है फ्रॉम दिस कॉर्नर टिल दिस कॉर्नर और फ्रॉम दिस कॉर्नर टिल दिस कॉर्नर। इट इज ऑलवेज फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, ऑलवेज कॉर्नर टू कॉर्नर। दिस इज नॉट अ डायगनल, दिस स्पेसिफिक लाइन इज नॉट अ डायगनल। ये जो लाइन है डायगनल नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज फ्रॉम द मिडल, ये यहां बीच में से बन रही है। इट इज नॉट अ डायगनल। डायगनल क्या है? दिस इज द डायगनल, एंड टू एंड। दिस इज द डायगनल, एंड टू एंड। These lines are the diagonals, end to end, end to end. These lines are the diagonals. ये डायगनल नहीं है, ये डायगनल नहीं है, ये डायगनल नहीं है, ये डायगनल नहीं है। These lines are not diagonals. Diagonal is always end to end. तो अगली बार जब भी आप क्वेश्चन में पढ़े डायगनल लिखा हुआ है, ऑलवेज नोट दैट इट विल बी एंड टू एंड, हमेशा एंड टू एंड होगा। सो प्रोफेसर सावंत एंड उस्मान गेट डायगनली ऑपोजिट फ्लैट्स। सावंत और उस्मान का डायगनली ऑपोजिट है। डायगनली ऑपोजिट मैंने कोड बना लिया, अरेंज अभी कर दूंगा। फोर्थ, राठौड़ गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट विच इज नेक्स्ट टू प्रोफेसर उस्मान फ्लैट। प्रोफेसर राठौड़ साउथ फेसिंग फ्लैट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राठौड़ और उस्मान का फ्लैट साथ में है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं, समझना मेरी बात, कि राठौड़ का फ्लैट जो मिडल वाला फ्लैट है, कह सकता हूं। रीजन बीइंग कि अगर सावंत और उस्मान का फ्लैट, सावंत और उस्मान का फ्लैट, सावंत का और उस्मान का जो फ्लैट है वो डायगनली ऑपोजिट है, और वो कह रहा है राठौड़ का जो फ्लैट है, राठौड़ का जो फ्लैट है वो उस्मान के बगल में है। अगर ये डायगनल है तो उस्मान तो हमेशा कॉर्नर पे ही होंगे, उस्मान विल बी एट द कॉर्नर। अगर उस्मान कॉर्नर पे है और राठौड़ का फ्लैट उस्मान के साथ है, तो कॉमन सेंस टेल्स मी दैट राठौड़ का फ्लैट मिडल वाला फ्लैट होगा। कह सकते हैं? बताना। मेक सेंस? बताइए, डज दिस मेक सेंस टू यू और नॉट? इस बात का सेंस बनता है कि नहीं? उसने क्या बोला? राठौड़ और उस्मान का फ्लैट जो है साथ में है। प्रोफेसर त्रिपाठी गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। प्रोफेसर त्रिपाठी को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट मिला है। कोड्स बन गए, कोड्स बन गए, यहां तक सब क्लियर हुआ? कुरैशी को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट मिलेगा, कुरैशी इज नॉट विद सावंत। यहां से हमें एक बात और समझ आती है कि जो सावंत का फ्लैट है ना, दैट इज ऑल्सो नॉर्थ फेसिंग। क्यों? समझना ध्यान से लॉजिक। उस्मान एंड सावंत आर डायगनली ऑपोजिट, like this or like this, and Usman has a south facing flat because Usman is with Rathod. राठौड़ का फेस साउथ फेसिंग है और राठौड़ का फ्लैट उस्मान के साथ है। इट मींस उस्मान का फ्लैट भी साउथ फेसिंग है। इट ऑटोमेटिकली मींस दैट सावंत हैज अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, तभी वो डायगोनल हो पाएगा उस्मान के। बिकॉज उस्मान हैज अ साउथ फेसिंग फ्लैट, यहां से हमने डॉट्स कनेक्ट करके निकाल लिया, तो ऑटोमेटिकली मींस दैट सावंत हैज अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। नाउ कुरैशी एंड सावंत बोथ आर नॉर्थ फेसिंग, लेकिन वो साथ में नहीं हो सकते, लेकिन वो साथ में नहीं हो सकते। तो कुरैशी और सावंत, बीच में आ गए त्रिपाठी जी। मेक सेंस? ये वाला कोड हो गया, ये वाला कोड हो गया, ये वाला कोड हो गया। मेक सेंस? बताइए। यहां पे अगर आप चाहो तो कोड भी केसेस भी बना सकते हो। यहां पे केसेस बना सकते हो। कैसे केसेस? कि अगर मैंने सावंत को यहां ले लिया, कुरैशी को यहां ले लिया, तो एक और केस बन सकता है कि कुरैशी को यहां बिठाओ और सावंत को यहां बिठाओ। लेकिन आंसर एक केस से भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी बिकॉज द थंब रूल सेज, तो मैं यहां पे एक और केस बनाऊंगा। करेक्ट।
राठौड़ मिडल में है, राठौड़ इज इन द मिडल, और सावंत और उस्मान डायगनल है। अगर ये सावंत है तो ये उस्मान हो गया, और अगर ये सावंत है तो ये उस्मान हो गया। सावंत एंड उस्मान आर डायगनली ऑपोजिट ईच अदर। बचा कौन? प्रोफेसर पुरोहित। ये बन गया आपका अरेंजमेंट। क्लियर? नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि फ्लैट में अगर सोसाइटी है, सोसाइटी में फ्लैट्स हैं, तो आप देखिए ये आमने सामने होंगे, दे विल बी फेसिंग ईच अदर। सोसाइटी ऐसी बनती है, आप एक फ्लोर पे जाते हो, देयर आर 6 फ्लैट्स, आमने सामने उनका गेट होता है, तो इनका फेस कहां होगा? जब ये घर से बाहर निकलेंगे इनका फेस कहां होगा? नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ फेसिंग। जब ये अपने घर से बाहर निकलेंगे इनका फेस कहां होगा? नीचे की तरफ, साउथ फेसिंग। गेट तो यहां से खुलेगा ना, गेट तो यहां से खुलेगा ना। इनका गेट यहां से खुल रहा है, बाहर निकल रहे हैं, कहां फेस है? नॉर्थ की तरफ। इनका गेट यहां से खुल रहा है, बाहर निकल रहे हैं, कहां फेस है? साउथ की तरफ। समझ आया? यस और नो? नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस। तो ये हमारे दो केसेस बन गए, हमारा डायग्राम तैयार है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट साउथ फेसिंग फ्लैट? साउथ फेसिंग किसे मिलेगा? पुरोहित, राठौड़, उस्मान को। पुरोहित, राठौड़, उस्मान को। सॉरी, पुरोहित, राठौड़ और उस्मान को। पुरोहित, राठौड़, उस्मान। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। If the flats of Tripathi and Purohit are interchanged, whose flat will be next to that of Usman? त्रिपाठी और पुरोहित को इंटरचेंज कर दो। कह रहे त्रिपाठी और पुरोहित को इंटरचेंज कर दो। त्रिपाठी एंड पुरोहित को इंटरचेंज कर दो, कर देते हैं। त्रिपाठी और पुरोहित को इंटरचेंज कर दिया। त्रिपाठी पुरोहित को अगर इंटरचेंज कर दिया तो कह रहा है हुज फ्लैट विल बी नेक्स्ट टू उस्मान? उस्मान के बगल में किसका फ्लैट होगा? उस्मान के बगल में किसका फ्लैट होगा? राठौड़ का। उस्मान के बगल में तो राठौड़ का ही फ्लैट रहेगा, उसमें कुछ चेंज है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट सफिशिएंसी में हमेशा मैं एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूं, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा दूसरे चैप्टर्स में, लेकिन यहां पे भी बताता चलूंगा साथ में। ऑलवेज फॉलो वन कॉन्सेप्ट हियर, एंड दैट इज कि जब भी स्टेटमेंट सफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट आंसर करने के लिए, विच स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ओनली वन, ओनली टू, किस तरीके से हमारे को सॉल्व करना है। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को एनकाउंटर करते हो, ऑलवेज नोट कि हमें हमेशा ऑप्शंस के थ्रू चलना है। वी हैव टू मूव थ्रू ऑप्शंस। इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा ऑप्शन वाइज चलेंगे। पहले ऑप्शन ए टेस्ट करेंगे, आंसर आता नहीं आता। ऑप्शन बी टेस्ट करेंगे, आंसर आता नहीं आता। ऑप्शन सी टेस्ट करेंगे, आंसर आता नहीं आता। ऑप्शन डी टेस्ट करेंगे, आंसर आता नहीं आता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ऑलवेज यू हैव टू मूव थ्रू ऑप्शंस। ये थंब रूल बना लेंगे कि जब भी स्टेटमेंट सफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा, यू ऑलवेज हैव टू मूव थ्रू ऑप्शंस। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जब मैं ऑप्शन नंबर वन कंसिडर कर रहा हूं, मैं बाकी सारे ऑप्शंस को भूल जाऊंगा। आई फॉरगेट अबाउट ऑल द ऑप्शंस। मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। राइट, अब मैं ऑप्शन ए को टेस्ट करूंगा कि मेरा आंसर ऑप्शन ए से आता है नहीं आता। बहुत आसान तरीका सॉल्व करने का, आपको काफी इजी लगेगा। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू से अकेले ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्योंकि ऑप्शन नंबर वन इज मेंशनिंग अबाउट स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, तो मैंने स्टेटमेंट थ्री को हटा दिया। समझिए आप कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू से आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट थ्री कंसिडर मत करो। तो मैं क्या कर रहा हूं? स्टेटमेंट थ्री को यहां से हटा रहा हूं। आई विल रिमूव स्टेटमेंट थ्री फ्रॉम हियर। यहां से मैं स्टेटमेंट थ्री को हटा दूंगा। अब सिर्फ वन और टू के बेसिस पर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मेरा आंसर आता है या नहीं आता। डायग्राम और केसेस बनाएंगे। 6 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, रीड द फॉलोइंग।
C is sitting 2 seats clockwise from A. ये रहा अगर A, कहीं से भी शुरू कर सकते हो. Always remember that in circular arrangement, you can start from anywhere. In circular arrangement you can start from anywhere. वो क्या बोल रहा है? C is 2 seats clockwise from A. ये रहा A का फेस अंदर की तरफ है. सर्कुलर अरेंजमेंट में हमेशा ध्यान रखेंगे, इफ नथिंग इज गिवन, सर्कुलर अरेंजमेंट में इफ नथिंग इज गिवन द पर्सन विल फेस टुवर्ड्स द सेंटर. अगर कुछ नहीं दिया हुआ, इफ नथिंग इज गिवन द पर्सन विल फेस टुवर्ड्स द सेंटर. ऑलवेज केसेस बनाते हैं, आप कोड्स बनाते हैं. क्या बोल रहा है? C is 2 seats clockwise from A. क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? घड़ी की डायरेक्शन में. A क्लॉकवाइज 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, घड़ी की डायरेक्शन में. दिस इज क्लॉकवाइज. कि C जो है दैट इज 2 seats clockwise from A. C जो है दैट इज 2 seats clockwise from A. 2 seats clockwise from A. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में A के बाद दूसरे नंबर पे C बैठा है. 2 seats clockwise from A. 2 seats clockwise from A. 2 seats का मतलब होता है 2 seats away, यानी कि थर्ड सीट पे. 2 seats का मतलब होता है, यहां पे क्या दिया हुआ है? C is 2 seats clockwise from A, यानी कि 2 सीटें छोड़ के बैठा है, यानी कि थर्ड सीट पे बैठा है. ये 2 सीटें छोड़ के बैठा है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 seats away C is sitting, यानी कि 2 सीटें छोड़ के बैठा है. E is sitting opposite to F. E जो है F के ऑपोजिट है, तो अगर E यहां पे है तो F यहां पे होगा, अगर E यहां पे है तो F यहां पे होगा. क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग बिटवीन B एंड D? हमें पता ही नहीं है. हमें नहीं पता B और D के कौन बैठा है, क्योंकि E और F की पोजीशन फिक्स नहीं है. वी कैन नॉट टेल. तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया. समझ आया? स्टेटमेंट सफिशिएंसी. स्टेटमेंट सफिशिएंसी में कैसे हमें ऑप्शंस के थ्रू आगे बढ़ना है, क्लियर होता है? यस और नो बताइए. स्टेटमेंट 2 and 3 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. अब सिर्फ 2 और 3 लेनी है. ऑप्शन बी क्या कह रहा है? सिर्फ 2 और 3. तो स्टेटमेंट 1 को हटा दो. स्टेटमेंट 1 को हटा दो, सिर्फ 2 और 3 कंसिडर करेंगे. E सिटिंग ऑपोजिट टू F. A सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D. A जो है D के इमीडिएट लेफ्ट में है. अगर ये D है, अंदर की तरफ फेस है, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, A आएगा यहां पे. जैसा कि मैंने बताया सर्कुलर अरेंजमेंट में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो सर्कुलर अरेंजमेंट में. तो लेट अस से अगर D यहां बैठा है, अंदर की तरफ फेस है, ये राइट हो, अंदर की तरफ फेस है, D A सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D. अंदर की तरफ फेस है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो इमीडिएट लेफ्ट यानी कि फर्स्ट लेफ्ट A आ गया यहां पे. तो अब E और F कहां आ सकता है? या तो यहां E आएगा तो यहां F आएगा, या फिर यहां E आएगा तो यहां पे F आएगा. और बचा हमारे पास क्या? B और C. यहां पे B आ सकता है, C आ सकता है, यहां पे C आ सकता है, B आ सकता है. कह रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन B एंड D. B और D के बीच में कौन बैठा है हम अभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास डायग्राम जो है वो क्लियर नहीं है. करेक्ट? तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी. स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. तीनों स्टेटमेंट्स को साथ में कंसिडर करना है अब. लेट अस कंसिडर ऑल द 3 स्टेटमेंट्स टुगेदर. तीनों स्टेटमेंट्स को हमें साथ में कंसिडर करना है. C is sitting 2 seats clockwise from A. इसका मतलब होता है 2 seats clockwise from A का मतलब है 2 seats away. 2 seats clockwise from A. यहां पे सेकंड सीट नहीं लिखा, यहां पे लिखा 2 seats. अगर बीच में एक सीट का गैप होता तो यहां पे लिखा होता C is second clockwise of A. यहां पे second clockwise of A नहीं लिखा, यहां लिखा 2 seats clockwise from A. सेकंड नहीं लिखा, 2 लिखा है.
E and F are opposite. A is immediate left of D. Let us say D है, अंदर की तरफ फेस है, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, A यहां पे आएगा. अब A से 2 सीट छोड़ के, A से 2 सीट छोड़ के C बैठा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो C आएगा यहां पे. बचा क्या? E, F और B. या तो यहां पे E आएगा, F आ सकता है, या तो यहां पे E आएगा, F आ सकता है और B इधर आ जाएगा. क्या रहा? हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, हु इज बिटवीन B एंड D? B और D के बीच में कौन बैठा है? B और D के बीच में हम नहीं बता सकते कौन बैठा है. यहां पे हो सकता है F और A हो सकता है E और A हो. हम कंक्रीटली नहीं बता सकते कि B और D के बीच में कौन बैठा है. वी कैन नॉट टेल. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कि इनसफिशिएंट है सारे ही स्टेटमेंट्स. तो उसने क्वेश्चन में कहा दिया है कि एक ही बंदा होना चाहिए B और D के बीच में, ऐसा कहीं लिखा है क्या? वो आपका assumption है, क्वेश्चन का नहीं है. क्लियर हुआ एवरीवन? PQ, RS, TU, VW are 8 friends sitting on a circular table facing towards the center. क्वेश्चन में दिया हुआ है facing towards the center. पहले मेरे को बताएंगे कोडिंग बनाने से क्वेश्चन आसान हुआ है नहीं? जो हमने कोडिंग करी उससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हुआ कि नहीं? डायग्राम हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए. आप देखिए जिस तरीके से सिमेट्री में मैं डायग्राम बनाता हूं उसी सिमेट्री में आपको भी डायग्राम बनाना है. इट वुड बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व द ऑपोजिट बेस्ड क्वेश्चंस. P is sitting between U and V. अब वो कह रहा है P जो है U और V के बीच में बैठा है, तो यहां पे हम दो केसेस बना सकते हैं. आइदर इट वुड बी UPV और इट वुड बी VPU. देयर कैन बी टू केसेस. यहां पे दो केसेस बन सकते हैं, UPV या फिर PVU. Q is sitting between W and T. Q जो है W और T के बीच में, WQT या फिर TQW. R is sitting थर्ड लेफ्ट ऑफ V. V के थर्ड लेफ्ट में R है. R is third left of V. W is sitting third right of S. W जो है third right of S है. अब आपको इधर ये समझना है कि हमें नहीं पता कि UPV सही है या VPU सही है, WQT सही है या TQW सही है. इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनाने पड़ेंगे. वी विल हैव टू मेक मल्टीपल केसेस हियर. आप में से किन्होंने यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनाए एक बार मेरे को बताएंगे? सबसे पहले केस लेते हैं UPV एंड WQT. सबसे पहले केस लेते हैं UPV एंड WQT. U के राइट में P के राइट में V. UPV. U के राइट में P के राइट में V. U के राइट में P के राइट में V. V के थर्ड लेफ्ट में R. थर्ड लेफ्ट में R. सेंटर की तरफ फेस है, राइट लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड थर्ड, R. WQT. हमें W के राइट में Q के राइट में T को बिठाना है. अगर मैं W के राइट में Q के राइट में T को बिठाता हूं तो मेरे पास कोई जगह नहीं बचती W के थर्ड लेफ्ट में S को बिठाने की. सेंटर की तरफ S है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट. तो WQT इस तरीके से नहीं बैठ सकता. अगर मैं W को यहां लूं, Q को यहां लूं, T को यहां लूं, तो भी मेरे पास S के लिए कोई जगह नहीं बचती कि W के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट यहां पे S आएगा, नहीं आ सकता. ये वाला केस रिजेक्ट हो चुका है, UPV WQT, क्योंकि S को बिठाने की कोई जगह नहीं बनती. गॉट इट? नेक्स्ट केस लेते हैं UPV एंड TQW. U के राइट में P के राइट में V के थर्ड लेफ्ट में R. फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, R. अब आएगा TQW. W के थर्ड लेफ्ट में S आ गया यहां पे. सेकंड केस हमारा सही बन रहा है. फर्स्ट केस रिजेक्ट हो गया, सेकंड केस एक्सेप्टेड है. सेकंड केस इज एक्सेप्टेड, सही बन रहा है, सब बैठ गए. थर्ड केस VPU एंड WQT. VPU, V के राइट में P के राइट में U एंड WQT. V के थर्ड लेफ्ट में R होना चाहिए, सेंटर की तरफ फेस है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, R. अगर यहां पे R आ गया तो WQT के लिए जगह ही नहीं बचती. ये वाला केस रिजेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज VPU एंड TQW. V के राइट में P के राइट में U. VPU एंड TQW. V के राइट में P के राइट में U. नाउ इज TQW.
वी के थर्ड लेफ्ट में आर होना चाहिए, थर्ड लेफ्ट में आर, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, टी क्यू डब्ल्यू की जगह नहीं बसती। ये भी केस रिजेक्ट हो गया, हमारा सिर्फ एक केस एक्सेप्ट हुआ, दैट इज दिस वन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एस? वी विद रिस्पेक्ट टू एस, विद रिस्पेक्ट टू के बाद एस आ रहा है, तो एस पे आके बैठेंगे और देखेंगे वी कहां पे है। एस पे आके बैठेंगे और देखेंगे वी कहां पे है, सेंटर की तरफ फेस है, फर्स्ट लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट, ए इज द आंसर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू? डब्ल्यू पे आके बैठेंगे और देखेंगे टी कहां पे है, डब्ल्यू पे आके बैठेंगे और देखेंगे टी कहां पे है, डब्ल्यू पे आके बैठे टी कहां पे है, सेंटर की तरफ फेस है, राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, सेकंड टू द लेफ्ट, आंसर इज डी, सेकंड टू द लेफ्ट। क्लियर कि मल्टीपल केसेस तो बनाए हैं, रिजेक्ट होते रहेंगे अपने आप और हमारा आंसर आ जाएगा। वी हैव टू मेक मल्टीपल केसेस, धीरे धीरे वो रिजेक्ट होते रहेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज सॉल्व दिस। 8 students sit around circular table, not necessarily same order, facing towards the center. B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. इसका मतलब है कि B जो है वो C के साथ नहीं बैठेगा, B जो है वो C के ऑपोजिट नहीं बैठेगा, D जो है वो C के साथ नहीं बैठेगा और D जो है वो C के सामने नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये है कि B और C, D और C ना तो साथ में बैठेंगे और ना ही डायगोनली ऑपोजिट बैठेंगे। A sits in between E and D. A जो है E और D के बीच में बैठता है, A sits in between E and D. F sits in between B and H. Which one of the following is definitely correct? ये कोड्स हमें दिए हैं, ये कोड हमें दिए हैं। अगेन केसेस बनाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा सही है कौन सा गलत है, केसेस बनाते हैं। सबसे पहले लेते हैं ई ए डी बी एफ एच, ई के राइट में ए के राइट में डी। अब हमें बिठाना है बी एफ एच को, जहां पे कई सारे केसेस बनेंगे, हमें बी एफ एच को बिठाना है। अब आप ये समझिए कि बी एफ एच को हम यहां पे 3 तरीके से बिठा सकते हैं, बी एफ एच, बी एफ एच, बी एफ एच। ध्यान से देखना कि हर एक केस के देयर विल बी मल्टीपल सब केसेस। बात समझ आती है? और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया इंटेंशनली कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि यहां पे एक केस जो आप बना रहे हो, उस केस के देयर विल बी मल्टीपल सब केसेस, एक सिंगल केस के मल्टीपल सब केसेस यहां पे बनेंगे। बात समझ आती है? नाउ बी एफ एच को बिठाते हैं, बी एफ एच एक तो ऐसे बैठ जाएगा, एक ऐसे बैठेगा, एक ऐसे बैठेगा। 3 तरीके से बैठ सकता है, बताइए हाँ या ना। अब हमें सी को बिठाना है। देखिए ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी ना तो यहां पे आ सकता ना यहां पे आ सकता, क्योंकि सी ना तो डी के ऑपोजिट हो सकता ना बी के ऑपोजिट हो सकता। ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, दिस केस इज रिजेक्टेड। ये वाला केस रिजेक्ट हो गया क्योंकि सी ना तो यहां पे आ सकता बी के सामने और ना ही सी यहां पे आ सकता डी के सामने। ये वाला केस एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि सी यहां पे तो नहीं आ सकता लेकिन यहां पे आ सकता है। बचा क्या? जी, जी आ गया यहां पे। ये वाला केस दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि सी ना तो यहां पे आ सकता ना यहां पे आ सकता, कि क्वेश्चन में दिया हुआ डी और बी के साथ नहीं आएगा। तो यानी कि हमारा एक केस एक्सेप्ट हुआ है, दैट इज दिस वन। सेकेंड केस लेते हैं ई ए डी एच एफ बी, ई ए डी एच एफ बी, ई ए डी। अगेन एच एफ बी को बिठाने के कई सारे तरीके हैं, एच एफ बी
एक तो एच एफ बी यहां पे आ जाएगा, एक एच एफ बी यहां में आ जाएगा, एक एच एफ बी यहां आ गया, एच एफ बी तीन जगह आ गया, एच एफ बी, एच एफ बी, एच एफ बी। दोबारा से आप सी को बिठाना पड़ेगा। सी यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि बी के साथ में हो रहेगा डी के सामने, लेकिन सी यहां पे आ सकता है। बचा क्या, जी यहां आ गया। दिस केस इज एक्सेप्टेड। यहां पे सी ना तो इधर आ सकता क्योंकि डी के साथ हो गया, ना ही इधर आ सकता क्योंकि बी के साथ हो गया। दिस केस इज रिजेक्टेड। सिमिलरली सी ना तो यहां पे आ सकता क्योंकि डी के साथ हो गया, बी के सामने हो गया, लेकिन सी यहां पे आ सकता है। ना तो डी और बी के सामने, ना डी और बी के साथ है, जी आ गया यहां पे। दिस केस इज एक्सेप्टेड। समझ आ रहा है कैसे केसेस को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहे हैं? थर्ड केस, डीए बी एफ एच। नेक्स्ट केस इज डीए बी एफ एच। डीए बी एफ एच। हमें सी को बिठाना है। सी यहां पे आ सकता है क्योंकि ना तो डी और बी के सामने, ना ही डी और बी के ऑपोजिट है। बचा जी, ये आ गया, एक्सेप्टेड। यहां पे सी नहीं आ सकता क्योंकि बी के साथ है, यहां पे सी नहीं आ सकता, डी के साथ है, रिजेक्टेड। यहां पे सी नहीं आ सकता क्योंकि बी के साथ हो गया, यहां पे जी आ सकता है, इधर हो गया सी, एक्सेप्टेड। तो हमें नहीं पता कौन सा केस एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, इसलिए हमें सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट केस, डीएई एच एफ बी। डीएई एच एफ बी एक केस ये बन गया। डीएई एच एफ बी। अब हमें बिठाना है सी को। सी को बिठाना है। सी यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि डी और बी के साथ हो गया, केस रिजेक्टेड। सी यहां पे आ सकता है क्योंकि डी और बी से दूर है, जी आ गया यहां पे, केस एक्सेप्टेड। सी यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि बी के सामने है, सी यहां पे नहीं आ सकता, डी के सामने, केस रिजेक्टेड। तो हमारे सारे केसेस अब बन चुके हैं यहां पे। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट। अब यहां पे मुझे आपको एक बात बतानी है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है डेफिनेटली करेक्ट, ये जो वर्ड दिया हुआ है डेफिनेटली करेक्ट, इसका मतलब होता है कि सारे केसेस देखिए और फिर बताइए कि हर एक केस में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। डेफिनेटली करेक्ट का मतलब होता है कि ये बताइए कि हर एक केस में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू आ रही है। ये मतलब होता है डेफिनेटली करेक्ट का। डेफिनेटली करेक्ट का मतलब है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो सारे के सारे केसेस में सही आ रही है। डेफिनेटली करेक्ट। बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी। बी जो है ए और जी के बीच में है। हमें दिख रहा है कि बी ए और जी के बीच में नहीं है, यहां पे ए और जी के बीच में डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। सी सिट्स ऑपोजिट टू जी। सी और जी ऑपोजिट है। हाँ, यहां पे सी और जी ऑपोजिट है, सही बात है, लेकिन यहां पे सी और जी ऑपोजिट नहीं है, यहां पे सी और एच ऑपोजिट है। तो आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पूछा डेफिनेटली करेक्ट, और ये जो सी ऑपोजिट टू जी है ये हर एक केस में ट्रू होना चाहिए। यहां पे सी ऑपोजिट टू जी ट्रू नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको सही नहीं मानेंगे। थर्ड, ई इज ऑपोजिट टू एफ। यहां पे मुझे दिख रहा है कि ई जो है वो बी के ऑपोजिट है, ऑप्शन सी भी गलत है। आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगर एक केस में भी कुछ गलत हो गया तो वो पूरा ऑप्शन गलत माना जाएगा। अगर एक केस में भी गलत हो गया तो पूरा का पूरा ऑप्शन जो है वो गलत माना आएगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आज रुकेंगे यहाँ पे। वी शैल मीट टुमारो। तब तक अच्छे से रिवीजन करिए, क्वेश्चन दोबारा करिए, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे। राइट, बाय बाय।